हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ फैशन का सौदन एंड हम डिस्कस कर रहे थे ठाकुर पब्लिकेशन के बुक इंट्रोडक्शन टू पोएट्री एंड फोनेटिक्स, जो कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एंड सीआरएस यूनिवर्सिटी के सभी बीए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है एंड इट इज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एनईपी बेस्ड सिलेबस। सो स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमारे प्रीवियस वीडियोस रहे हैं उसमें हमने हमारी बुक के 10 चैप्टर्स को डिस्कस कर लिया है। सारी वीडियोस के लिंक्स एंड उसकी प्लेलिस्ट जो है वो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा, आप वहां से वो वीडियोस देखना चाहें तो देख सकते हैं। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी बुक का चैप्टर 11, जिसका नाम है फिलिप लार्किंस एंड एरिंडल ट्यूम। ओके, सो पोएम को एक्सप्लेन करने से पहले हम जरा हमारे पोएट के बारे में जान लेते हैं। सो हमारे पोएट का पूरा नाम है फिलिप आर्थर लार्किन एंड ही वाज बोर्न ऑन 9th अगस्त 1922 इन कॉर्वेट्री, जो कि एक सिटी है इंग्लैंड में। इनके फादर का नाम है सिडनी लार्किन एंड इनकी मदर का नाम है एवा लार्किन। एंड ये अपने पेरेंट्स के जो है सेकंड चाइल्ड है एंड ही इज द ओनली सन ऑफ दैट फैमिली। इनकी सिस्टर का नाम जो है वो कैथरीन है एंड उनको प्यार से सब लोग किटी किटी बुलाते हैं। एंड इनके फादर की अगर हम ऑक्यूपेशन की बात करते हैं तो वो सिटी ट्रेजरर की पोजीशन होल्ड करते थे। ऑलमोस्ट 22 ईयर्स के लिए उन्होंने होल्ड किया ये पोजीशन 1922 से 1944 तक के बीच में। जब इनके स्कूलिंग के ईयर्स आ गए थे, यानी कि इनकी एज स्कूलिंग की हो गई थी, विच मीन्स 1930 से 1940 के बीच में, इन्होंने जो है किंग हेनरी 8th स्कूल से पढ़ाई की है, जो उनके स्कूल के उनकी सिटी के अंदर ही था। ठीक है, एंड लास्ट के 2 ईयर्स में, स्कूलिंग का जो लास्ट का 2 ईयर्स था, यानी कि 1939 और 1940, इसमें जो है उन्होंने स्कूल की जो मैगजीन्स थी वहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन देना स्टार्ट कर दिया था। वहाँ पे उसमें जो है अपनी राइटिंग्स को पब्लिश कराना शुरू कर दिया था, जिसका नाम था द कॉर्वेटियन। एंड इस मैगजीन को वो एडिट करने में भी हेल्प करते थे। जब उन्होंने अपनी पढ़ाई खत्म कर ली किंग हेनरी 8th स्कूल से, उसके बाद उन्होंने सेंट जॉन्स कॉलेज ऑक्सफोर्ड उन्होंने ज्वाइन कर लिया था और वहां से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन खत्म किया है। ये बात एक और चीज नोट करने वाली है कि जब ये अपना ग्रेजुएशन कर रहे थे तब इंग्लैंड में जो है वो वॉर चल रही थी। जिस सिटी में थे वहां पे वो वॉर चल रही थी, बट इतनी एडवर्स कंडीशन होने के बाद भी इन्होंने अपनी इंग्लिश में ऑनर्स कंप्लीट किया है, वो भी फर्स्ट डिवीजन के साथ। एंड इन्होंने जो वॉर की कंडीशन थी, जो एडवर्स कंडीशन थी, उसको अपनी पढ़ाई में बिल्कुल इफेक्ट होने नहीं दिया। एंड इस टाइम पीरियड में जो है इनकी दो लोगों से दोस्ती हुई। फर्स्ट वॉज किंग्सली एमिस एंड सेकेंड वॉज ब्रूस मॉन्टेगर। सो स्कूलिंग इनकी जब खत्म हो गई, या आप कह सकते हो जब इनका कॉलेज टाइम चल रहा था, स्कूलिंग के फाइनल ईयर में इन्होंने अपनी फर्स्ट पोएम को पब्लिश कराया, जिसका नाम था अल्टीमेटम, जिसे इन्होंने पब्लिश किया 28 नवंबर 1940 में। एंड ये एक वीकली पब्लिकेशन था जिसका नाम था लिसनर्स, वहां पे उन्होंने पब्लिश कराया था। एंड इसके बाद जो है इन्होंने 3 और पोएम्स लिखी जो कि ऑक्सफोर्ड पोएट्रीज में पब्लिश हुई थी 1943 में। अब पोएम्स का नाम क्या क्या था? पहला था अ स्टोन चर्च डैमेज्ड बाय अ बॉम्ब, मिथोलॉजिकल इंट्रोडक्शन, एंड इसके बाद इन्होंने लिखा था आई ड्रीम्ड ऑफ एन आउटथर्स्ट आर्म ऑफ लैंड। ये तीनों पोएम्स उन्होंने एक साथ पब्लिश कराए थे ऑक्सफोर्ड पोएट्री से। इसके बाद 1946 में इन्होंने एक नॉवेल लिखी जिसका नाम था चिल, जिसे उन्होंने पब्लिश भी कराया था। एंड फिर 1947 में उन्होंने एक और नॉवेल लिखी जिसका नाम था अ गर्ल इन विंटर। ठीक है, एंड ये भी उन्होंने 1947 में ही पब्लिश करा लिया था। इसके बाद 1946 में जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ लेसेस्टर के में जो है ये असिस्टेंट लाइब्रेरियन बन गए थे। एंड इन्होंने 1949 तक अपनी प्रोफेशनल स्टडीज को कंटिन्यू रखा, यानी कि जो लाइब्रेरियंस के लिए पढ़ाई होती थी वो उन्होंने कंटिन्यू रखा। एंड इसी वजह से जो है इन्हें लाइब्रेरी एसोसिएशन में एक एसोसिएट बना दिया गया था। एंड इवेंचुअली इन 1950 इन्हें जो है क्वींस यूनिवर्सिटी में जो है सब लाइब्रेरियन भी बना दिया गया था। फिर 1951 में इन्होंने एक और स्मॉल कलेक्शन पब्लिश की जिसका नाम था एक्सेस पोएम्स। एंड ये जो कलेक्शन था ये इन्होंने प्राइवेटली पब्लिश कराया था, यानी कि बस इसकी 100 कॉपीज ही पब्लिश कराई थी उन्होंने। एंड इसके बाद जो है 1954 में इन्होंने एक पैम्पलेट पब्लिश कराया था जिसमें इन्होंने कुछ पोएम्स थी जो इन्होंने पब्लिश कराई थी, 5 पोएम्स एग्जैक्टली उन्होंने पब्लिश कराई थी बाय फैंटेसी प्रेस। एंड इसमें इंक्लूड हो जाती है इनकी पोएम टोड पोएट्री ऑफ डिपार्चर। ठीक है,
बाद जो है इन्हें मौका मिला था यूनिवर्सिटी ऑफ हल में पढ़ाने का, एंड पढ़ाने का नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ हल में एज अ लाइब्रेरियन इन्होंने काम शुरू कर दिया था 1955 में। देन अक्टूबर 1955 में इन्होंने एक और कलेक्शन पब्लिश कराया जिसका नाम था द लेस डिसीज्ड। इसे भी उन्होंने जो है मार्वल प्रेस के थ्रू पब्लिश कराया था। देन इन्होंने 1964 में जो है द विट्सन वेडिंग्स पब्लिश कराई थी। अब इतना याद रखिए कि 20th सेंचुरी में इन्होंने कई सारी पब्लिकेशंस कराई हैं, स्पेशली मिड 20th सेंचुरी में इन्होंने काफ़ी सारे पब्लिकेशंस कराए थे। एंड इसी के नेक्स्ट ईयर यानी कि 1965 में जो है इन्हें क्वींस गोल्ड मेडल फॉर पोएट्री भी मिला था। ठीक है, इसके बाद आगे के जो नेक्स्ट ईयर थे यानी 1961 से 1971 के बीच में इन्होंने जैज रिकॉर्डिंग्स के मंथली रिव्यूज डालने शुरू कर दिए थे डेली टेलीग्राम में, जिसका पूरा कलेक्शन जो है इन्होंने अपनी बुक में इन्होंने पब्लिश किया था, जिसका टाइटल था ऑल व्हाट्स जैज अ रिकॉर्ड डायरी 1961 टू 1968, एंड ये इन्होंने पब्लिश किया था 1960 में। किसके थ्रू? इसके बाद जो है इन्होंने ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ 20th सेंचुरी इंग्लिश वर्ड्स भी लिखा था, एडिट किया था, जिसे इन्होंने 1973 में पब्लिश किया था। इनके लास्ट कलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो 1974 में लिखा था इन्होंने हाई विंडोज। एंड इनकी अगर हम लास्ट पोएम की बात करते हैं जो इन्होंने पब्लिश कराई थी, उसका नाम आ जाता है एड्यूब, जो कि इन्होंने पब्लिश किया था 1977 में। एंड इसके बाद 1983 में जो है पूरे इनके जितने भी एसेस थे, जितने भी रिव्यूज थे, उसका एक कलेक्शन बनाया गया था एंड उसे पब्लिश कराया गया था विद द नेम रिक्वायर्ड राइटिंग्स मिसलेनियस पीसेस 1955 टू 1948। एंड इस कलेक्शन की वजह से इन्हें जो है WH स्मिथ लिटरेरी अवार्ड भी मिला था 1984 में। इसके बाद दिसंबर 1984 में जो है इन्हें पोएट लॉरेट बनने का भी मौका मिला था, जो कि इन्होंने डिक्लाइन कर दिया था क्योंकि इस पोजीशन में जो है इन्हें पब्लिक स्पीकिंग करनी पड़ती, मीडिया के साथ कांटेक्ट करना पड़ता था, जो इन्हें पसंद नहीं था। अब इसी के कुछ मंथ्स बाद जो है इनकी तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, एंड उसके बाद जो है इनका इसोफेगस 11 जून 1985 में निकाल दिया जाता है। एंड इसी वजह से इनकी जो हेल्थ है वो और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। एंड यही एक रीज़न रहता है जिसकी वजह से ये एक अवार्ड सेरेमनी रहती है, बकिंगम पैलेस में अरेंज की जाती है, वो इसे अटेंड नहीं कर पाते हैं। एंड वहाँ पे जो है इन्हें अवार्ड मिलता है ऑर्डर ऑफ द कंपेनियन ऑफ ऑनर्स का अवार्ड। एंड सिंस इन्होंने उसे अटेंड नहीं किया था, इस वजह से रॉयल मेल के थ्रू उन्हें ये अवार्ड दिया गया था। एंड इवेंचुअली इन दिसंबर 1985 इनकी जो है वो डेथ हो जाती है, एंड इसी के साथ इनकी जो लाइफ थी वो एंड भी हो जाती है। सो ये थे हमारे पोएट फिलिप लार्किन। एंड अब हम चलते हैं इनकी पोएम एंड एरेंडल ट्यूम पे। ओके, इस पोएम की एक खास बात है कि ये मतलब अपनी एक फ्रेंड के साथ जो है ग्रेवयार्ड में गए होते हैं किसी काम से, एंड वहाँ पे इन्हें जो है एक टूम स्टोन दिखता है, एंड उसी टूम स्टोन नहीं, उन्हें एक स्टैचू देखने को मिलते हैं एक कपल का। ठीक है, एंड कपड़ों से ये अंदाजा लगाते हैं कि वो स्टैचू जो है वो एक अर्ल और उनकी वाइफ का है। ठीक है, एंड वो उसी स्टैचू को लेके पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं, एंड उसी स्टैचू को लेके उन्होंने इस पोएम में बात की है। ओके, पोएम के फर्स्ट स्टैंजा को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सो स्टैंजा है, साइड बाय साइड देयर फेसेस ब्लर्ड, द अर्ल एंड काउंटेस lie in stone, their proper habits vaguely shown, as joint armor stiffened plate, and that faint hint of the absurd the little dogs under their feet। So अब क्या हो रहा है? So इन्होंने अपने जो स्टैचू इन्होंने देखा तो उसका डिस्क्रिप्शन इन्होंने स्टार्ट किया। तो उनका कहना है कि साइड बाय साइड यानी कि जो दो लोग हैं वो एक दूसरे के बगल बगल हैं, बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनके जो फेसेस वो ब्लर हो चुके हैं। अब कोई अगर स्टैचू, स्टोन का स्टैचू जो बहुत पुराना हो, कई बार होता है कि एटमॉस्फेयर की वजह से या बाकी चीज़ों की वजह से वो धीरे धीरे इरोड होना स्टार्ट हो जाता है। तो वैसे ही इस स्टैचू के साथ भी हुआ है कि वो इरोड होना स्टार्ट हो चुका है, एंड वो इतना ज़्यादा इरोड हो चुका है कि जो फेस है, स्टैचूज के जो फेसेस हैं वो पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं। कोई देख के बता सकता है कि वो किसका स्टैचू है।
ठीक है। बट कपड़ों से जो है वो अंदाजा पोएट लगाते हैं कि ये एक अर्ल है एंड उनकी काउंटेस यानी कि उनकी वाइफ का स्टैचू है एंड वो जैसे एक रॉयल लोग होते हैं उस टाइम पे, प्रॉपरली ड्रेस्ड, प्रॉपरली पोजिशन, वो वैसे ही प्रॉपरली पोजिशन है एंड जो अर्ल है उन्होंने अपना आर्मर पहना हुआ है एंड उनकी वाइफ जो है उन्होंने ड्रेस पहनी हुई है एंड सिंस वो एक स्टैचू है तो जो ड्रेस की प्लेट्स हैं वो बहुत ज्यादा स्टिफ्ड है। ठीक है। अब एक चीज जो पोएट को एब्सर्ड लगती है, अजीब लगती है, वो ये है कि दोनों के पैर के पास जो है दो छोटे छोटे कुत्ते हैं बहुत सारे। ठीक है, छोटे छोटे बहुत सारे डॉग्स दोनों ही स्टैचूज के पैर के पास है। ठीक है। स्टैंजा का कंटेक्स्ट देख लेते हैं। तो कंटेक्स्ट यही है कि इस स्टैंजा में उन्होंने डिस्क्राइब किया है दो एफिगीज को, जो कि एक अर्ल और इनके काउंटेस की है, जो कि बगल बगल लेटे हुए हैं एक टूम स्टून के पास। एंड इस स्टैंजा में जो है उन्होंने थीम्स डिस्कस की है, जैसे कि टाइम, मोर्टालिटी, इंड्योरिंग नेचर ऑफ लव एंड मेमोरी डिस्पाइट फिजिकल डिके। ठीक है। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो ओपनिंग लाइंस में पोएम जो है वो दो स्टोन एफिगीज को डिस्क्राइब कर रही है, जो कि बगल बगल लेटी हुई है एक टूम स्टोन पे एंड दोनों के फेसेस जो है वो बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं एंड स्कल्प्टर ने जो है वो बहुत ही फॉर्मल तरीके से दोनों को दिखाया, बहुत ही डिग्निफाइड अटायर में दोनों को दिखाया है। अर्ल जो है उन्होंने अपना आर्मर पहना हुआ है एंड वो प्रॉपरली जॉइंट, जैसे उस टाइम के प्रॉपर आर्मर्स होते थे वैसे वो कनेक्टेड है एंड उनकी जो वाइफ है, उनकी जो काउंटेस है, उन्होंने जो है अपनी ड्रेस पहनी हुई है जो कि स्टोन से कार्व्ड है, तो वो स्टिफ्ड हो गई है, लाइक पत्थर से बनी हुई चीज प्रॉपरली शेप्ड में होती है वैसी है। अब एक चीज जो पोएट को बहुत ज्यादा अजीब लग रही है वो है कि अर्ल और काउंटेस की पैर के पास जो है वो बहुत छोटे छोटे कुत्ते हैं। ठीक है। सो ये जो एक छोटी सी डिटेल है ये एक ह्यूमरस टोन डिपिक्ट कर रही है उस पूरे सिचुएशन। सो ये था हमारा स्टैंजा 1। नेक्स्ट स्टैंजा पे चलना है। तो नेक्स्ट स्टैंजा आ जाता है, सच प्लेननेस ऑफ द प्री ब्रक्योर hardly involves the eyes until it meets his left hand gauntlet still clasped empty in the other. One sees with a sharp tender shock his hands withdrawn holding her. So अब क्या हो रहा है कि वैसे तो ये जो फिगीज है, ये जो स्टैचूज हैं बहुत ही प्लेन है, सिंपल है एंड एक बार में देखने में आपको कुछ भी यूनिक बात नजर नहीं आएगी। बट आप थोड़ा सा गौर करके अगर आप देखोगे तो मतलब अब जब पोएट ने थोड़ा गौर करके देखा तब उन्होंने एहसास किया कि जो अर्ल थे उनके लेफ्ट हैंड में गॉन्टलेट नहीं था, मतलब लेफ्ट हैंड में उन्होंने अपना ग्लव नहीं पहना हुआ था। उनका ग्लव जो है लेफ्ट हैंड का ग्लव वो उनके राइट हैंड में था, राइट हैंड में उन्होंने पकड़ा हुआ था एंड लेफ्ट हैंड से उन्होंने अपनी वाइफ का हाथ पकड़ा हुआ था। ठीक है। सो ये एक चीज जो है पोएट ने इस स्टैंजा में डिस्क्राइब की। ओके। इस स्टैंजा का कॉन्टेक्स्ट यही है कि पोएट ने जो है वो एक टेंडर डिटेल जो है उस टूमस्टोन की रियलाइज की है, उसी को उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो वही चीज एक्सप्लेनेशन में भी शो होगी कि स्पीकर कह रहे हैं कि एफिगीज वैसे तो कुछ खास ज्यादा मतलब अच्छे नहीं है, कोई यूनिक बात नहीं है उसमें। ऐसा नहीं है कि मतलब वो कुछ भी ऐसा यूनिक नहीं होल्ड करते जिसकी वजह से किसी का अट्रैक्शन उन एफिगीज पे जाए। पर जब उनको दूर से देखा जाए मतलब पर जब उनको गौर से देखा जाए तो आप जो है एक इंट्रिकेट डिटेल आपको देखने को मिलेगी, वो ये है कि अर्ल का लेफ्ट हैंड का जो गॉन्टलेट है वो उनके लेफ्ट हैंड में नहीं है, वो उनके दूसरे हाथ में यानी कि राइट हैंड में है एंड लेफ्ट हैंड से उन्होंने अपनी वाइफ का हाथ पकड़ा हुआ है, कोटेशन का हाथ पकड़ा हुआ है एंड ये एक स्मॉल डिटेल, ये एक स्मॉल जेस्चर जो है वो रिवील करता है इंड्योरिंग लव इंटिमेसी जो कि थ्रू आउट द टाइम एक्सीड हो रही है एंड मेमोरी या लव जैसे थीम्स को डिपेक्ट करता है। मतलब अगर आप किसी भी हस्बैंड वाइफ को, वो भी उस टाइम के हस्बैंड वाइफ के स्टैचू को देखते हैं हाथ पकड़ते हुए, तो आपके मन में आता है कि देखो एक दूसरे से कितना ज्यादा प्यार करते थे। ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे भी पोएट को देखने को मिल रही है एंड यही चीज उन्होंने अपनी पोएट्री में दिखाया भी। अच्छा ये था हमारा स्टैंजा 2। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टैंजा पे जो कि है, they would not think to lie so long, such faithfulness in effigy was just a detail friends would see, a sculptor's sweet commissioned grace thrown off in helping to prolong the Latin names around their base. So अब आगे वो जो इस एफिगी से उनको डिस्क्राइब करते हुए कह रहे हैं कि
जो दोनों थे, अर्ल और कोटेशन, दोनों ने ही नहीं सोचा होगा कि उनकी जो मूर्तियां, जो एफिगीज है, वो इतने टाइम तक लास्ट करेंगी। उन्हें लगा होगा अब तक खत्म हो चुकी होंगी। एंड ये जो उन्होंने छोटी सी डिटेल उन्होंने की है कि दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ है, उन्होंने सोचा था कि ये जो मूर्ति है ज्यादा टाइम तक रहेगी नहीं, सिर्फ हमारे दोस्त देखेंगे, जो हमारे प्यार वाले हैं, जो हमारे करीब लोग हैं, सिर्फ वही देख पाएंगे। एंड टाइम के साथ जो है हमारी एफिगीज खराब हो जाएंगी। ठीक है, ये एक चीज उन्होंने सोच की। एंड इसके अलावा जो स्कल्प्टर था जिसने ये मूर्तियां बनाई हैं, उसने एक अच्छा सा ट्विस्ट और डाला। वो ये था कि दोनों का, यानी कि अर्ल और कोटिशियन, दोनों का ही उसने लैटिन नेम एफिगीज के नीचे लिखा हुआ। तो इतनी ही चीज उन्होंने इस स्टांजा में बोली है। कॉन्टेक्स्ट जल्दी से इसका देख लेते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट आ जाता है कि इसमें पोएट नोट करते हैं कि अर्ल और काउंटेस जो है, उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये एफिगीज इतने टाइम तक लास्ट करेंगे, या ये एफिगीज जो है वो इंड्योरिंग लव का सिंबल बन जाएंगे। एक्सप्लेनेशन की जब हम बात करते हैं तो स्पीकर कहते हैं कि अर्ल और कोर्टस ने कभी भी नहीं सोचा होगा, कोटेशन ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनकी एफिगीज इतने लंबे समय तक लास्ट करेंगे। उन्होंने जो ये छोटा सा जेस्चर, ये हार्ड होल्डिंग का जेस्चर जो किया था, वो बस उन्होंने अपने फेथफुलनेस को शो करने के लिए किया था। और वो भी अपने फ्रेंड्स के द्वारा वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो नोटिस करेंगे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतने लंबे समय तक उनका ये सिंबल नोट किया जाएगा। एंड आगे की लाइन्स में वो कहते हैं ये हैंड होल्डिंग जो है, हो सकता है ये स्कल्प्टर की ही थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन हो, या स्कल्प्टर नहीं किया हो। एंड इसके साथ ही स्कल्प्टर ने जो है एक और चीज की थी, वो ये थी कि दोनों इंडिविजुअल्स का उसने लैटिन वर्जन टूम के बेस में लिखा हुआ था। एंड इसी से, या इसी लाइन के साथ जो है, पोएट कहते हैं कि स्कल्प्टर ने जो है फेथफुलनेस को बहुत प्यार से डिपिक्ट किया है, बड़े ही ग्रेसफुल तरीके से उसने इन एफिगीज में जो है उसे दिखाया है। एंड इन दोनों के नाम के थ्रू जो है उसने इस सिंबल को जो है वो पूरी तरीके से अमर कर दिया है। जब तक वो एफिगीज रहेंगी तब तक उनका प्यार, उनका नाम जो है वो रहेगा। तो ये था स्टैंजा 3। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टैंजा पे, जो कि है दे वुड नॉट गेस हाउ अर्ली एंड their spine's stationary voyage, the air would change to soundless damage, the turn the old tenantry away. How soon succeeding eyes begin to look not read rigidly they. अब इन लाइंस में जो है वो कहते हैं कि ये जो हमारे एफिगीज हैं, इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो उनके आसपास का जो सराउंडिंग है वो इतने जल्दी चेंज होगा। एंड वो इतनी जल्दी जो है वो इतना लंबा वॉयज, या आप कह सकते हो इतना लंबा टाइम वो एक्सपीरियंस कर लेंगे। ठीक है, एंड वो एक ही जगह रह के वो हर चीज देख लेंगे। कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसमें जो है पोएट रिफ्लेक्ट करते हैं कि किस तरीके से अर्ल और कोटेशियन दोनों ने ही नहीं देखा था या सोचा था कि उनके डेथ के बाद चीजें इतनी ज्यादा बदल जाएंगी, उनके टूम स्टोन के आसपास की चीजें इतनी ज्यादा शिफ्ट हो जाएंगी, एंड वो क्वाइट और डीके के फॉर्मेशन में हो जाएंगे। एंड जनरेशन के साथ जो है उनकी एफिगीज का जो एक्चुअल मीनिंग है वो हिस्ट्री से कहीं ना कहीं गायब हो जाएगा। एंड वो सिर्फ एक फ्रोजन अनचेंज्ड कंडीशन में रह जाएंगे। ओके, ये था कॉन्टेक्स्ट। अब हम जल्दी से इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में भी यही चीज है कि ये स्टैंजा आगे कंटिन्यू करता है कि उसी एक फीलिंग को, जो उनका थीम्स आगे उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, इंड्योरिंग लव, और जो कॉन्सेप्ट्स ऊपर के स्टैंजास में डिस्कवर किए गए थे, इंट्रोड्यूस किए गए थे, उन्हीं को आगे वो कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि अर्ल और कोटेशन ने जो है वो कभी नहीं सोचा होगा कि उनके जो टूम स्टोन्स हैं उनका वो इतने टाइम तक लास्ट कर जाएंगे। एंड उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये जो उनकी स्टेशनरी लाइफ है, मतलब टूम स्टोन्स की, या आप कह सकते हो एफिगीज की, जो ऐसे रखे हुए हैं, वो इतने लंबे समय तक या इतने लंबे टाइम तक रहेंगे कि वो इतने सारे चेंजेस वो एक्सपीरियंस करेंगे, वो भी इतनी जल्दी। जो लाइन है द एयर वुड चेंज टू साउंडलेस डैमेज, ये बस एक क्रिप्टिक आप कह सकते हो मैसेज है या एक सजेशन है कि इनके आसपास की जो एनवायरनमेंट है, वो जो लाइफ है, वो पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। वो ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट में अब रही नहीं है, अब वो बस एक याद बन के रह गई है। एंड उसमें भी जो है इनके जो एफिगीज है उसका फिजिकल डिटोरेशन वो हो चुका है, अलग अलग एलिमेंट्स की वजह से, अलग अलग चीजों की वजह से, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन एंड अलग अलग एलिमेंट्स की वजज से। तो ये था हमारा स्टैंजा 4। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टैंजा पे। तो इस स्टैंजा में जो है लाइंस देख लेते हैं जल्दी से। क्या है, persisted length through length and breadth of time, snow fell undated, light
Each summer throng the glass a bright litter of bird calls swain strewed the same bone riddled ground and up the path the endless altered people came. सब क्या है वो आगे एक ही पॉइंट को एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, अपने उसी पॉइंट को कंटिन्यूएशन में वो कहते जा रहे हैं कि उन्होंने मतलब इतना लंबा ड्यूरेशन हो चुका है, इतना लंबा टाइम हो चुका है, इतनी ज्यादा चीजें हो चुकी हैं एंड कितने सारे समर्स आ चुके हैं एंड हर समर के साथ जो है उनपे वो धूप पड़ रही है, हर विंटर के साथ उनपे इतने सारी बर्फ पड़ रही है, अलग अलग सीजन्स में जो है अलग अलग चीजें वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कई सारी बर्ड्स उन पे आके बैठ चुकी हैं, उन्होंने बर्ड कॉल्स कितनी सारी सुनी है, ठीक है, एंड कितने सारे अनजान लोग उनके आसपास आ चुके हैं उस टोम्बस्टोन को देखने के लिए, उस एफिगीज को देखने के लिए। ओके, कंटेक्स्ट देख लेते हैं। तो कंटेक्स्ट में यही है कि पोएट एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो टोम्बस्टोन का प्रेजेंस है इसकी वजह से पूरे टाइम पीरियड में उसने जो है कई सारे नेचुरल एलिमेंट्स को देखा है, जैसे स्नो हो गया, सनलाइट हो गई, एंड इसका कंटिन्यूस इम्पैक्ट जो है वो एफिगीज पे पड़ा है। इसके अलावा उन्होंने काउंटलेस विजिटर्स को भी देखा है एंड टाइम भले ही चेंज होता जाए बट ये जो उनका सिंबल था, उनके लव का सिंबल था, वो हमेशा बना हुआ है। वो टूम्स वो जो एफिगीज है उन्होंने अभी भी हाथ पकड़ा हुआ है एंड ये एंड्योरिंग सिग्निफिकेंस एंड टाइमलेस अपील को शो करता है। तो ये कंटेक्स्ट था। एक्सप्लेनेशन को भी जल्दी से देख लेते हैं। सो इस स्टैंजा में जो है पोएट इलस्ट्रेट कर रहे हैं कि टाइम के पैसेज के साथ जो है एफिगीज का जो ओरिजिनल क्राफ्ट था वो धीरे धीरे चेंज होता गया है। ये जो अर्ल और काउंटेस के फिगर्स थे वो कुछ हद तक सेम रहे हैं हर सीजन में, हर सीजन से उनका इंटरेक्शन रहा है। विंटर्स में उन्होंने स्नो से इंटरेक्ट किया है, समर्स में उन्होंने स्टेन्ड ग्लास यानी कि आप कह सकते हो गर्मी से या बाकी सारी चीज़ों से उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, सनलाइट को उन्होंने एक्सपीरियंस किया है एंड ओवरऑल जो है वो उनका जो बिहेवियर है या जो अटायर है, जो एट्रीब्यूट्स हैं वो अभी भी वैसे ही हैं, भले ही उनके ऊपर काउंटलेस बर्ड्स जो हैं वो आके गाना गा चुकी हैं, अलग अलग लोगों से उनका इंटरेक्शन हो चुका है, काउंटलेस लोग उनको देखने आ चुके हैं, सेम पाथ पे काउंटलेस लोग जा चुके हैं, बट ओवरऑल जो एफिगीज का एटीट्यूड है एंड जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं हुआ है। हार्डली थोड़ा बहुत चेंज आपको देखने को वहां पे मिल जाएगा। ये था फिफ्थ स्टैंजा। नेक्स्ट स्टैंजा पे चलता है। So next stanza है washing at their identity, now helpless in the hollow of unarmorial age, a throng of snow in slow suspended skein. Above their scrap of history, only an attribute remains. So अब क्या हुआ है, जैसे मैंने कहा कि इतने सारे सीजन्स उन्होंने एक्सपीरियंस किए हैं, इतने सारी चीजें उन्होंने, इतने सारे नेचुरल एलिमेंट उन्होंने एक्सपीरियंस किए हैं, लोगों को देखा है, तो इन सब चीजों की वजह से क्या हुआ है, उनकी जो आइडेंटिटी है यानी कि एफिगीज का जो फेस है वो गायब हो चुका है एंड अब ये एफिगीज जो है वो कैसे वर्ल्ड में आ चुकी हैं, एक अनआर्मर्ड वर्ल्ड में आ चुकी है। मतलब जब वो एफिगीज बनाई गई थी तब हर कोई, जितने भी आदमी थे वो आर्मर पहने रहते थे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, वॉर वाली सिचुएशन होती थी। बट अभी हम लोग जो है हम लोग आर्मर्स नहीं पहनते, हम लोग कपड़े पहनते हैं एंड अब जो है वो इंडस्ट्रियल एज आ चुकी है जिसमें हम बिना आर्मर के रहते हैं, आसपास बहुत ज्यादा स्मोक रहता है एंड इसी वजह से उन्होंने इतना सारा टाइम जो है वो एक्सपीरियंस कर लिया, इतने सारे चेंजेस उन्होंने देख लिया एंड अब वो जो है एक हमारा जो नया इंडस्ट्रियल वर्ल्ड है उसमें आ चुका है एंड उसमें भी जो है उनका एटीट्यूड अभी भी सेम ही है। दे आर स्टिल होल्डिंग हैंड्स, दे स्टिल लव ईच अदर। कंटेक्स्ट देख लेते हैं इस स्टैंजा का। तो इस स्टैंजा का कंटेक्स्ट यही है कि इस स्टैंजा में जो है पोएट लिमिट करते हैं कि जो अर्ल और काउंटेस हैं उनकी आइडेंटिटी पूरी तरीके से जा चुकी है, मतलब उनका फेस जा चुका है, कोई पहचान नहीं पा रहा, पोएट उन्हें नहीं पहचान पा रहे हैं कि ये एफिगीज किसके हैं। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो एक्सप्लेनेशन ये है कि इस स्टैंजा में पोएट शो करते हैं कि अलग अलग विजिटर्स या टाइम का जो है वो इन एफिगीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, उसकी आइडेंटिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है एंड भले ही जो है ये एफिगीज जो है ये उस टाइम पे बिलोंग करती थी जब जितने भी नाइट्स थे वो आर्मर पहनते थे, प्रॉपरली कोटेड रहते थे आर्मर से एंड वो अपनी नोबिलिटी को शो करते थे एंड वो सब अब इरोड हो चुका है क्योंकि अब वो ये जो एफिगीज हैं वो अनआर्मोरियल एज में बिलोंग करती हैं जहाँ पे
इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा है, चीज़ें बहुत अलग हो चुकी हैं एंड मॉडर्न एज जो है वो हिस्टोरिकल एरा से पूरी तरीके से अलग है। एंड यहाँ पे पोयम की जो लाइन है उसमें वो मेटाफोरिकली शो करते हैं कि ये जो टाइम पीरियड है वो जैसे एक धुआं होता है, स्मोक होता है, वो उड़ जाता है, वैसे ही जो हिस्टोरिकल एरा था, जो उनका एरा था, वो एक स्मोक की तरह उड़ चुका है एंड अब बस उनके एफिगीज पे उसके कुछ ट्रेसेस रह गए हैं, कुछ पार्ट्स रह गए हैं, दैट्स इट। एंड बाकी जितना भी हिस्टोरिकल एलिमेंट था वो सब मतलब उनके सराउंडिंग का, एफिगीज के सराउंडिंग का जो था, सब कुछ बदल चुका है। एंड अब जो है सिर्फ उन एफिगीज का सिग्निफिकेंस, उनके हैंड होल्ड करने का सिग्निफिकेंस, उनकी लाइफ का जो एटीट्यूड था वही सिर्फ रह गया है एंड बाकी जितनी भी चीजें थे वो सब अब गायब हो चुकी हैं, अब कुछ भी नहीं रहा है। एंड मॉडर्न ऑब्जर्वर्स के लिए जो हैंड होल्डिंग है ये भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखता, क्योंकि हैंड होल्ड करना भी इट्स अ नॉर्मल थिंग फॉर करंट टाइम। ओके, ये हो गया हमारा 6th स्टैंजा। अब हम आ चुके हैं हमारी पोएम के फाइनल स्टैंजा पे एंड स्टैंजा है, टाइम हैज ट्रांसफिगर्ड देम इनटू अनट्रुथ, द स्टोन fragility they hardly met has come to be, their final bronzo and to prove are almost instant, almost true, what will survive of us in love is love। तो इस स्टैंजा में सिंपल सा है कि वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हर चीज जो है वो चेंज हो चुकी है, हर चीज जो है वो खत्म हो चुकी है, बस एक ही चीज बची है या एक ही चीज जो अल्टीमेटली रह जाएगी वो रह जाएगी लव, प्यार। ओके, हर चीज गायब होता चला जाएगा। कंटेक्स्ट देख लेते हैं। तो कंटेक्स्ट है पोएम का कि इस स्टैंजा में वो टाइम को किस तरीके से टाइम चीजों को ट्रांसफॉर्म कर देता है, टाइम चीजों को चेंज कर देता है, उसको उन्होंने डिपिक्ट किया है। एंड उन्होंने बोला है कि ये जो स्टैचू है ये सिंबल बन जाता है फिडेलिटी एंड लव का, जो कि ओरिजिनल इंटेंशन के साथ तो भले ही नहीं बनाया गया था, बट अब वो एक सिंबल बन चुका है। एंड यही चीज जो है हमें देखने को आगे मिलेगी कि लाइफ में हर चीज एक पॉइंट पे एंड हो जाती है, जो चीज हमारे पास रह जाती है वो रह जाती है लव। ओके, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सो इस स्टैंजा में पोएट हाईलाइट करते हैं कि ओवर द टाइम जो है ये एफिगीज जो है वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं, कुछ ऐसी चीज में जो पहले इंटेंशनली नहीं बनाई गई थी, उस रियल सिचुएशन के हिसाब से नहीं बनाई गई थी। एंड ये जो हैंड होल्डिंग का जेस्चर है वो मे बी उस टाइम मतलब जब आप फर्स्ट नजर में देखोगे तो करंटली हाथ पकड़ना बहुत आम सी बात है, ठीक है, बट जिस टाइम पे ये एफिगीज बनाई गई थी उस टाइम पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। एंड ये उन दोनों के प्यार को शो करता है कि वो एक दूसरे से कितना ज्यादा प्यार करते थे। एंड ये जो प्यार था ये म्यूचुअल था, ऐसा नहीं था कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ से प्यार करता है या वाइफ हस्बैंड से प्यार करती है, ये दोनों के बीच में म्यूचुअल था। एंड इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस कोई समझ नहीं रहा, बट एक चीज जो हमें समझनी पड़ेगी कि ये एक जो एक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड ये लव का सिग्निफिकेंस शो करता है। एंड ये शो करता है कि प्यार जो है वो डेथ के बाद भी सर्वाइव कर जाएगा, अगर इंसान मर भी जाता है उसके बाद भी जो प्यार है वो लोगों की लाइफ में रहता है एंड वो उनकी लाइफ में वो एक्सपीरियंस करते रहते हैं। सो ये रही हमारी पोयम एंड एरुंडल ट्यूम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको और मिलता रहेगा। अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो ये बुक आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। अगर आप इस बुक को PDF या ई बुक वर्जन में पढ़ना चाहते हैं अपने किसी मोबाइल डिवाइस पे, तो आप उसे गूगल प्ले बुक से भी परचेज कर सकते हैं। And thank you so much for watching the video and I will see you on the next one.